दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग सीटेट दिसंबर 2018 के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर रहे थे और हम लोगों ने साइकोलॉजी का आधा पार्ट सॉल्व किया था। अब आज हम लोग साइकोलॉजी के नेक्स्ट 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों यदि आपको प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूज़न हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन इज सोशल इक्विलिब्रियम, सेकंड ऑप्शन इज इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, थर्ड वन इज सोशल एग्जिस्टेंस एंड ग्लोबलाइजेशन, फोर्थ वन इज वर्ल्ड ब्रदरहुड। तो देखिए जो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन है, इंक्लूसिव का मतलब होता है सबको एक साथ लेकर चलना। समावेशी, समावेशी मतलब सबको समाहित कर लेना। तो समावेशी शिक्षा क्या होता है? समावेशी शिक्षा ये बात करता है कि चाहे कोई गर्ल हो, चाहे बॉय हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे डिसेबल हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, यानी कि किसी भी वर्ग, धर्म, जाति, नस्ल, किसी भी वर्ग, धर्म, जाति, नस्ल, समूह, यानी किसी भी धर्म, जाति, नस्ल, समूह का व्यक्ति हो, कोई भी हो जो समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं है, जो समाज की मुख्य धारा मेन स्ट्रीम से अलग है, उन सभी को जब हम एक साथ एक जगह बैठाकर शिक्षा प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा। तो जो समावेशी शिक्षा है ये आपका सोशल इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, जो ऑप्शन नंबर 2 है, उसके सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि समता एवं समान अवसर के अधिकारों के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट हैज़ बीन इनेक्टेड इन द ईयर, यानी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया है। तो देखिए जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट है, ये अभी हाल ही में लागू किया गया है। RPWD एक्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं RPWD एक्ट, जो कि 2016 में लागू किया गया है। 2016 में लागू किया गया है। इससे पहले जो एक्ट चला आ रहा था दिव्यांग लोगों के लिए वो था PWD एक्ट 1995, 1995, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है, द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट हैज़ बीन इनेक्टेड इन द ईयर, इन विच ईयर? ऑप्शन नंबर 4 सही ऑप्शन होगा, 2016 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक। अब देखिए पहले क्वेश्चन समझिए कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाले बच्चे हैं उनको कहाँ पढ़ाना चाहिए, मतलब ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। नेक्स्ट ऑप्शन है विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। नेक्स्ट ऑप्शन है विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो। तो देखिए मैं बार बार यही कहता हूँ आपको कि जब भी सीटेट का पेपर आता है तो हमको ये लगता है कि सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट जो सबसे उचित ऑप्शन होते हैं उन्हीं को चुनना होता है। तो इसके हिसाब से अगर आप ऑप्शन नंबर 2 देखिए, जो कि है टू टीच, सॉरी, जो कि है ट्रेंड टू यूज डिफरेंट पेडागोजी टू मीट देयर डाइवर्स लर्निंग नीड्स, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, क्योंकि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, यानी कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले बच्चे हैं, तो सभी बच्चों को सेम मेथड से तो पढ़ाना इम्पॉसिबल है भाई। क्यों? क्योंकि कोई ऑडिटरी लर्नर होगा, कोई काइनेस्थेटिक लर्नर होगा, कोई विजुअल लर्नर होगा, कोई ऑडियो विजुअल लर्नर होगा। इस तरीके से हमें बच्चे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसके लिए
डिफरेंट सेक्शन ट्रेंड टू यूज डिफरेंट पेडागोजी को भी टीचर को जानने की ज़रूरत होगी। तो इस हिसाब से जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। यानी कि जो आपका राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, RTE एक्ट 2009 है, वो दिव्यांग बच्चों को किस उम्र से किस उम्र तक की शिक्षा की बात करता है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जो बहुत से बच्चे हैं वो सोचते हैं कि 6 से 14 वर्ष ही इसका आंसर होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी दिव्यांग बच्चों की बात आती है तो राइट टू एजुकेशन ये कहता है कि दिव्यांग बच्चों की जो शिक्षित करने का समय सीमा है निःशुल्क शिक्षा का, वो 6 से 18 वर्ष तक के लिए होता है। तो इसको याद रखिएगा क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही होगा? 6 to 18 ईयर, ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य से है, यानी प्रोवाइड टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इन एक्सेसिबल फॉर्मेट टू द डाइवर्स लर्नर्स इम्प्लाइज सार्वभौमिक समावेशी के नैतिक विचार, शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता, शिक्षण के सार्वभौमिक मानवतावादी दृष्टिकोण और अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। देखिए पहले क्वेश्चन ध्यान से समझिए क्या कह रहा, प्रोवाइडिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इन एक्सेसिबल फॉर्मेट। जो आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है एक्सेसिबल फॉर्मेट में, वो हमेशा ये बात करता है कि हम कोई भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाएंगे वो UDL बेस्ड होना चाहिए, यानी यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग। यानी कि ऐसा TLM बनाया जाए जिससे मैक्सिमम पॉपुलेशन या मैक्सिमम लोग उसको एक्सेस कर सकें। यानी कि जब हम NPC कर्व पढ़ते हैं तो हमारा टारगेट ये रहता है कि 68.26% जो पॉपुलेशन है उसको एक्सेस कर पाए। इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है, यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित है। यानी कि ध्यान से समझिए क्या है क्वेश्चन, इन्वॉल्व्स सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, प्लानिंग, रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग। यानी खुद के बारे में जानना, अपनी संज्ञानात्मक योग्यताओं को जानना, उन पर नियंत्रण रखना, योजना बनाना, समीक्षा करना और मतलब रिवीजन करना। ये सेंट्रेशन है? बिल्कुल नहीं। ये कॉग्निशन होगा? नहीं, कॉग्निशन नहीं होगा, क्योंकि कॉग्निशन के बारे में भी आप कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एकोमोडेशन होगा? ये भी नहीं। ये आपका होगा मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन क्या होता है? परासंज्ञान, यानी कि कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन। यानी कि हमें इस बात का ज्ञान होना कि हमें कितना ज्ञान है, यही क्या है आपका मेटाकॉग्निशन। इसके अनुसार आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? संज्ञान बोध, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? यानी कि व्हेन चिल्ड्रन थिंक टू इंटरप्रेट द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंसेस, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या कॉन्क्रीट थिंकिंग। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें क्या है, व्हेन चिल्ड्रन थिंक टू इंटरप्रेट द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू दियर एक्सपीरियंसेस। आपने जो भी एक्सपीरियंसेस पाए हैं वो किसके थ्रू पाए हैं? वो आपने जो भी एक्सपीरियंसेस पाए हैं वो अपने कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस पाए हैं, उसी के आधार पर आप आगे की जो संरचना है उसको बना रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आप ऑप्शन देखेंगे कि जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो वो कहलाता है कॉन्क्रीट थिंकिंग। बहुत से लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होगा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आपके अनुभवों के आधार पर है। यानी कि अनुभव आपको कब मिलता है? जब तक आप किसी भी चीज़ को डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं करते हैं मूर्त रूप में, तब तक आपको किसी भी चीज़ का अनुभव नहीं हो सकता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो है आपका 4th सही ऑप्शन है, कॉन्क्रीट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है। यानी कि टीचिंग लर्नर्स एट वेरिंग लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर्स इज नोन एज
इसको हम लोग कहते हैं सेलेक्टिव इंस्ट्रक्शन, प्रिसीजन टीचिंग, एररलेस इंस्ट्रक्शन। तो देखिए एररलेस इंस्ट्रक्शन तो होगा नहीं, प्रिसीजन टीचिंग भी नहीं होगा। कन्फ्यूजन किस में है? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में और सेलेक्टिव इंस्ट्रक्शन में। तो जब हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, वेरिंग लेवल्स की बात कर रहे हैं, तो हमेशा ये याद रखिएगा कि हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन ऑप्शन नंबर 1 इस विधि का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। यानी कि मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग विच इज एंटीसीडेंट टू द स्टेज ऑफ लर्निंग। तो जो मेंटेनेंस है वो आपका जनरलाइजेशन का पूर्ववर्ती है, यानी कि जनरलाइजेशन। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, जनरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं। अब देखिए ये रोट लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ कि जनजोग बिलीव्स दैट कॉग्निशन एंड इमोशंस आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट यानी कि जो जनजोग क्या कहते हैं कि जो कॉग्निशन है और जो इमोशन है इनके अनुसार वो इंडिपेंडेंट हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, A teacher is teaching children by demonstration of a task to correct the performance of an already learned task. He is using dash method of teaching. यानी कि पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की विधि का प्रयोग कर रहा है। तो वह शिक्षण की कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है ना? देखिए ऑब्जर्वेशन भी नहीं कर रहा है, इमिटेशन भी नहीं कर रहा है, करेक्शन भी नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है? मॉडलिंग कर रहा है, प्रतिरूपण। मॉडलिंग का मतलब क्या होता है? मॉडलिंग का मतलब यही होता है कि बच्चों को कोई आइडियल कंडीशन बता दी जाती है, एक आइडियल गोल सेट कर दिया जाता है और उसी के आधार पर उनको टीच किया जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है, यानी कि मॉडलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू मैन और जेनिस, निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। अब देखिए हमें मैन एंड जेनिस के अनुसार बताना है, आंसर कुछ भी हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैन एंड जेनिस के अनुसार ये ऑटोक्रेटिक कहलाता है, सर्विलांस कहलाता है, विजिलेंट कहलाता है या आउटगोइंग कहलाता है। तो ये आपका मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूँ। इसको अब हम लोग सतर्क कहते हैं, विजिलेंट कहते हैं। यानी कि मैथ और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे जब समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, तो वो उस समय सतर्क रहते हैं, यानी कि बहुत ही चौकन्ना। नेक्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन है आपका, एक समस्या सुधारक बच्चा यानी कि प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। अब देखिए इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, जब बच्चा समस्या सुधार यानी कि प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में काम करता है, तो वह कथनों की सच्चाई और संभावना का मूल्यांकन किस प्रकार करता है? सृजनात्मकता के आधार पर, तर्क के आधार पर, सौंदर्य बोध के आधार पर, अमूर्त के आधार पर या तार्किक। तो देखिए सृजनात्मकता भी नहीं होगा यहाँ पर, सौंदर्य बोध भी नहीं होगा, ना तो अमूर्त होगा। जब एक प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चा जो है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, मूल्यांकन करता है, तो वो हमेशा लॉजिकल रीजनिंग यूज़ करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे डैश कहा जाता है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस टास्क, कंज्यूमर टाइप टास्क, प्रोड्यूसर टाइप टास्क या प्रॉब्लम टाइप टास्क। तो देखिए जब बच्चा कोई भी कार्य करते समय स्वयं आनंद लेता है और अनुभव प्राप्त करता है, तो इसे उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कंज्यूमर टाइप टास्क, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रवृत्ति में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं को एक साथ प्रयोग किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो मल्टी सेंसरी अप्रोच है उसमें हम लोग विजुअल, ऑडिटरी और टैक्टाइल के अलावा और किसका यूज़ करते हैं। तो अभी जस्ट मैंने लास्ट क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन पहले बताया था काइनेस्थेटिक लर्नर का।
तो देखिए जो मल्टी सेंसरी अप्रोच होता है उसमें वेस्टिबुलर, परसेप्चुअल और ऑब्जर्वेशनल का कोई मतलब नहीं है, वो आपका श्रव्य, दृश्य और स्पर्श में आ गया। एक मेथड होता है काइनेस्थेटिक मेथड, इसका भी यूज़ किया जाता है मल्टी सेंसरी अप्रोच में। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 30 है उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, काइनेस्थेटिक संवेदनाओं का उपयोग किया जाता है। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के द्वारा हमें पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।